रोहन नगर राज्य में एक गरीब मेहनती किसान दिनेश रहता था। उसका लड़का सुरेश कोई भी कामकाज नहीं करता था। वो दिन भर बस गांव में घूमा करता था। बेटा, अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें भी उगाई है, अब कुछ काम काज करो ना। अब तो सचमुच ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बापू, आप दोनों मेरे माता पिता हो। आपने मुझे पैदा किया है। मुझे जीवन भर खिलाने का आपका ही फर्ज है। अपने फर्ज को निभाओ। मैं तो कुछ काम काज नहीं करूँगा। ये कहकर वो झुपड़ी से बाहर निकल गया। सावित्री, मैं तो सुरेश को समझा समझा कर हार गया। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने बुढ़ापे में खेतों में काम करता रहूंगा? आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि महाराज के दरबार में जाकर सुरेश के खिलाफ महाराज से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज सुरेश को दरबार में बुलाकर डांट डपट कर उसे सही राह पर ला देंगे। शायद तुम ठीक कहती हो सावित्री, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन दिनेश रोहन नगर के राजा के दरबार में जा पहुंचा। दुआई है महाराज, दुआई है। मेरा न्याय कीजिए महाराज। कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम है सुरेश। इस आस के साथ कि बड़ा होकर वो मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड चाव से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा सुरेश मेरा कोई काम नहीं करता। वो दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्तियाँ करता रहता है। मेरे समझाने पर कहता है कि वो जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा। मुझे ही जीवन भर उसे कमाकर खिलाना पड़ेगा। ओ, तो तुम्हारा बेटा बड़ा ही स्वार्थी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। इसी समय जाओ और सुरेश को हमारे सामने पेश करो। मैं बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही सुरेश को लेने के लिए चला गया। सुरेश, क्या ये तुम्हारे पिता है? हाँ महाराज, ये मेरे पिता है। बताइए, क्या बात हो गई? क्यों रे सुरेश, तुम इतने जवान और हटे कटते हो, फिर भी कोई काम धाम क्यों नहीं करते? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाते पिलाते? महाराज, मैं काम काज करूँ भी तो क्या करूँ? मैंने आज तक कोई काम काज सीखा ही नहीं, और काम काज सीखने की अब मेरी उम्र भी नहीं रही। सुरेश, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो या डाका डालो, ये तुम्हारी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बुरे माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। खबरदार, अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। सुरेश ने हैरान होते हुए कहा, महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वो काम भी नहीं है। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है और मेहनत लगानी पड़ती है। तुम जैसे निठले और कामचोरों के बस का तो ये काम भी नहीं है। ऐसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे। सुरेश, तुम मानव जीवन पर एक कलंक हो। महाराज की ये बात सुनकर सुरेश को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा, ओ, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान। ये राजा अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं इसके डराने धमकाने से काम धंधा करने लगूंगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसके बाद जब दोनों पिता पुत्र राज दरबार से बाहर आ गए, तब पिता ने कहा, चलो सुरेश, घर चलो। नहीं बापू, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए मर गया। सुरेश, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कहता हूँ पिताजी, भरे दरबार में आपने मुझे अपमानित करवाया। अब तो आपके कलेजे को ठंडा पड़ गई होगी। अब मैं कोई काम धाम करूँ या ना करूँ, परंतु मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ये बात पक्की है। ये कहते हुए सुरेश वहाँ से चला गया। सुरेश के जाने के बाद दिनेश सोचने लगा, जाने भी दो इसको, जब कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर घर वापस लौट आएगा। इधर सुरेश नगर से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा। रात मुझे इसी जंगल में बितानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे रहा तो मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी और सुरेश पेड़ के डाल पर बैठा हुआ सुस्ता रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी।
सुरेश ने पेड़ से नीचे जाका तो उसे एक आदमी दिखाई देता है और उसके सामने हीरे सोने की अशरफियां और मोतियों से भरी हुई एक संदूक पड़ी थी। वो अपनी इस दौलत को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह भगवान, आज तो आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की और चोरी में मुझे इतना माल हाथ लग गया। पेड़ पर बैठा हुआ सुरेश ये समझ गया कि अवश्य ही ये कोई चोर है जो अपना चोरी का माल लेकर यहाँ पर आ गया है। काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो आज मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। सुरेश इन्हीं सोच विचार में डूब गया और उसका संतुलन अचानक खराब हो गया और वो फिसलकर पेड़ के नीचे आ गिरा। अरे कौन हो और इतनी रात को इस पेड़ पर क्यों बैठे थे? मेरा नाम सुरेश है और मैं घर से रुककर निकला हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी रात को जंगल में पेड़ के ऊपर आ बैठे हो? तब सुरेश ने उस चोर को अपने विषय में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर वो चोर मन ही मन में सोचने लगा, ये लड़का हट्टा कट्टा है, क्यों ना इसे चोरी के धंधे में शामिल कर लूं। सुरेश, मेरा नाम सागर चोर है। क्या तुम चोरी का काम सीखना चाहते हो? हाँ सुरेश, चोरी का काम करके तुम जल्दी ही ढेर सारी दौलत के मालिक बन सकते हो और फिर चोर बनकर ही तुम राजा शमशेर सिंह से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हो। बात तो आप ठीक कहते हो, मुझे आपकी ये बात मंजूर है। तो चलो मेरे साथ, मेरा घर नीलवन के जंगल में है, हम वहीं चलकर रहेंगे। फिर वो दोनों सागर के घर की ओर निकल पड़ी। जल्दी ही वो दोनों उसके घर पहुंच गए। सुरेश, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा। मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि मन लगाकर चोरी के गुण सीखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश सुरेश। उधर सुरेश के माता पिता सुरेश के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे। काश मैं महाराज के पास नहीं जाता और मैंने अशोक की बेइज्जती नहीं करवाई होती तो वो आज हमारे पास होता। पता नहीं वो भूखा प्यासा कहाँ भटक रहा होगा। फिर सुबह होने पर चोर सुरेश को चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा था। सुरेश, मैंने आज तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सा डालकर अंदर पहुंचा जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर सागर चोर ने सुरेश को चोरी करने के सारे गुण सिखा दिए। सुरेश ने सागर चोर के साथ मिलकर कई जगह पर चोरियां की और वो एक के बाद एक कई चोरियां करता गया। अब वो एक शातिर चोर बन चुका था। फिर एक दिन सुरेश ने अपने गुरु से कहा, गुरु, मैं रोहनंदा के राजा शमशेर सिंह के खजाने में चोरी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो सुरेश? मैं ठीक कहता हूँ गुरु। शमशेर सिंह ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाते हुए कहा था कि मैं कोई कामकाज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि चोरी भी नहीं कर सकता। आज मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और कितना शातिर चोर बन गया हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उसी रात को गुरु और चेला दोनों ने राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते सुरेश ने राजा के खजाने में एक चिट्ठी छोड़ दी। महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया, अपना राज खजाना पूरा चोरी हो गया और वहाँ चोरों ने एक चिट्ठी छोड़ी है। फिर राजा चिट्ठी लेकर उसे पढ़ने लगता है और उसमें लिखा था, राजा शमशेर सिंह, याद करो एक दिन आपने भरे दरबार में मुझे अपमानित किया था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूँ। आज आप आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख लो, मैंने आपका खजाना चोरी कर लिया। चिट्ठी पढ़कर राजा कहने लगा, ओ, तो ये उस सुरेश का काम है जिसके पिता कुछ दिनों पहले दरबार में उसके खिलाफ शिकायत लेकर आए थे। मंत्री, दिनेश किसान के घर जाकर सुरेश को पकड़कर लेकर आओ। मंत्री बिना समय गवाए दिनेश किसान की झोपड़ी पर गया। दिनेश, तुम्हारा बेटा सुरेश कहाँ पर है? वो तो कई महीनों से घर नहीं आया। झूठ बोलते हो तुम दोनों, चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे झोपड़ी में छिपा रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? चोरी के माल के साथ?